गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 2 मार्च 2023 के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर इस जो भी वीडियो है इसकी अगर जो भी क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीलैटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हाँ जी, ये कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया है? यूनाइटेड किंगडम। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए कौन से मिराज 2000 लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों को भेजा। यानी कि भारत ने भी अपने जो मिराज 2000 उसके लड़ाकू विमान है और भी इसके अलावा बहुत सारे जो भी लड़ाकू विमान है उनको भेजा है। ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देश यहाँ पे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, जिसमें किसके ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेना भी भाग लेगी। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 5 मिराज 2000 फाइटर प्लेन, इंडिया के कौन कौन से के 5 मिराज 2000 फाइटर प्लेन गए हैं, 2 C-17 ग्लोबल मास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान भाग लेंगे। हाँ जी, भारत के यहाँ पे मिराज फाइटर प्लेन, 2 C-17 ग्लोबल मास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान भाग लेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। अभी इसके बारे में यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात हो रही थी, यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ही ले लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है, जहाँ पे ये इसका सबसे इंग्लैंड की बात हो रही है। सबसे बड़ा शहर इसका और जो इसकी राजधानी वो क्या है? लंदन। हाँ जी, इसका सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ पे आधिकारिक जो भाषा है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है। हाँ जी, इसके संगठन देश यानी कि इसके अंदर कौन कौन, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और उत्तरी आयरलैंड इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। यहाँ पे सरकारी संसदीय है, लोकतांत्रिक है और संवैधानिक राजशाही है। यहाँ पे कौन कौन से? संसदीय लोकतंत्र भी यहाँ पे सरकार चलती है और राजशाही यहाँ पे चलती है। इसलिए यहाँ के जो कि राजा है अभी महाराज चार्ल्स तृतीय, महाराजा चार्ल्स तृतीय यहाँ पे इसके महाराज। और जो प्रधानमंत्री है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी सुन के कि भारत के जो ऋषि सुनक है वहाँ के जाके प्रधानमंत्री है यूनाइटेड किंगडम के। वहाँ पे विधानमंडल संसदीय है, ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मैन फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? हाँ जी, किस खिलाड़ी ने, जो 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हुआ था उसमें मैन फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे लियोनेल मेसी, करीम बेंजेमा, किलियन एम्बापे, एमिलियानो मार्टिनेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, यानी कि लियोनेल मैसी। हाँ जी, लियोनेल मैसी ने 2022 के जो फीफा फुटबॉल होता है उसके अवार्ड्स में बेस्ट मैन फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। फीफा ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। इस अवार्ड्स में अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी, हाँ जी, लियोनेल जो मैसी है वो अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, ने पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के कप्तान हैं। कतर में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, हाँ जी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था और अर्जेंटीना ही विजेता रही थी उस वर्ल्ड कप के। साथ ही उन्होंने विश्व कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड भी जीता है। विश्व कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड भी किसको मिला है? ये लियोनेल मेसी को ही मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। किसने जीता है? जो महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है वो एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। जो फीफा पुरुष गोलकीपर का बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है? एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। एमिलियानो मार्टिनेज ने क्या जीता है? बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की टीम के कप्तान हैं
और उन्होंने 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे उनकी टीम विजेता रही थी। 2022 का जो ये फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हुआ था, वो कतर में हुआ था। तो दोस्तों थोड़ा सा अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना अर्जेंटीना की सबसे राजधानी, सबसे पहले इसकी सबसे बड़ा नगर और राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वो स्पेनिश भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली, स्पेनिश भाषा यहाँ पे बोली जाती है। निवासी जो वहाँ के बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया को इंडियन बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं, वहाँ पे अर्जेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइन। सरकार है संघीय अध्यक्ष गणराज्य। यहाँ पे सरकार कौन सी है, संघीय अध्यक्ष गणराज्य। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, यहाँ पे अभी जो राष्ट्रपति है वो कौन है, अल्बर्टो फर्नांडीज। और जो उपराष्ट्रपति है वो क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनेर। उपराष्ट्रपति कौन है, क्रिस्टीना फर्नांडीज। मंत्री परिषद के प्रमुख जॉन ल्यूस मंजूर। जो मंत्री परिषद है उसके हेड कौन है, जॉन ल्यूस मंजूर। स्वतंत्र स्पेन, ये पहला अर्जेंटीना गुलाम था स्पेन का। तो इसको कब, उन्होंने मई क्रांति 25 मई 1810 में स्टार्ट की थी। इसने मई क्रांति का 25 मई 1810 में स्टार्ट की थी घोषणा। और जो इसकी आज़ादी की घोषणा वो हो गई थी 9 जुलाई 1816 को। अर्जेंटीना को स्पेन से आज़ादी मिल गई थी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है शैलेश पाठक, अरुण कुमार, जयंत सिन्हा, अजय सिंह परमार। शैलेश पाठक, अरुण कुमार, जयंत सिन्हा, अजय सिंह परमार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है शैलेश पाठक। हाँ जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, यानी कि फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की ने पूर्व आईएएस अधिकारी शैलेश पाठक को अपना नया महासचिव नियुक्त किया हुआ है। पूर्व ये जो शैलेश पाठक थे वो अपना क्या, पूर्व आईएएस थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने पूर्व आईएएस अधिकारी, हाँ जी, जो शैलेश पाठक थे वो पूर्व आईएएस अधिकारी थे, उनको अपना अब ये फिक्की के महासचिव नियुक्त हो चुके हैं। निजी जो फिक्की, इससे पहले शैलेश पाठक ने जो इस क्षेत्र की जो यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड क्षेत्र की बहुत बहुत कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और जो फिक्की है इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। ये सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। ये सबसे पुराना हमारा शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित, इसका जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ, फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। ये एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉनवेल का उद्घाटन किस शहर में किया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन है पटना, हैदराबाद, वाराणसी या भोपाल। यहाँ आज का यहाँ पे आंसर है हमारा हैदराबाद। हाँ जी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया, हैदराबाद में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये हमारा केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय डेयरी मंत्री, पशुपालन, मत्स्य पालन, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हैदराबाद में कॉन्क्लेव सेंटर में पशुपालन और डेयरी में, किस किस में, पशुपालन और डेयरी में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इस ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्देश्य देश में पशुधन, इसका उद्देश्य क्या है, कॉन्क्लेव कोई भी स्टार्टअप किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इस स्टार्टअप का उद्देश्य है देश में पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में मौजूदा और उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इनकी जो पशुधन, डेयरी और पशुपालन, उसमें जो उभरते स्टार्टअप है उनको क्या देना, बढ़ावा देना। साथ ही इस मंच में उद्यमियों, निवेशकों और उद्योगों विशेषज्ञ अपनी बात रखने का मौका, इसमें क्या हो, जो उद्यमी होते हैं, निवेशक होते हैं, अपनी बात रखने का उनको मौका मिल पाएगा। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मैन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मैन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सुहास एलवाई, प्रमोद भगत, सुकांत कदम, मोखोन बुनसुन,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बी, प्रमोद भगत। हाँ जी, प्रमोद भगत, उड़ीसा के प्रमोद भगत। हाँ जी, प्रमोद भगत कहाँ के? उड़ीसा के प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लेवल 2 टूर्नामेंट की 2 स्पर्धाओं यानी कि 2 कंपटीशन में 2 पदक जीते। 2 कंपटीशन किए तो उन्होंने दोनों 2 पदक जीते। प्रमोद को एकल स्पर्धा में रजत पदक से संतुष्ट करना पड़ा क्योंकि वो फाइनल में इंग्लैंड के डैनियल बैथल से हार गए थे। हाँ जी, फाइनल में जाके इंग्लैंड के डैनियल बैथल से वहाँ उससे हमारे ये प्रमोद भगत जी हार गए, इसलिए उनको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ा। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पेन के विक्टोरिया में आयोजित की गई थी। कहाँ पे किया गया था? स्पेन के विक्टोरिया में आयोजित की गई थी। एक अन्य ओडियाई खिलाड़ी सुरजीत मोहरा ने युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एक और है जो उड़ीसाई की खिलाड़ी है वो उसका सुरजीत मोहरा, उन्हें युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता हुआ। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इस टूर्नामेंट के मैन सिंगल SL4 इवेंट में कांस्य पदक जीता हुआ है। जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के सुहास एलवाई है, उन्होंने इस टूर्नामेंट के मैन सिंगल्स SL4 इवेंट में, किसमें? SL4 इवेंट में एक कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 2023 मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, भारत रत्न और महावैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज की थी। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज की थी। इस दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया, यानी कि 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन की इस खोज के लिए उनको वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1930 में किससे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है। क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है। थोड़ा सा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में जान लेते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। जो कि मृत्यु हुई थी वो 21 नवंबर 1970 82 की उम्र में, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। राष्ट्रीय इंडियन थे, सीधी सी बात है। क्षेत्र भौतिकी, संस्थान इन्होंने जहाँ जहाँ काम किया हुआ है, भारतीय वित्त विभाग, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान में इन्होंने काम किया होता है। शिक्षा जो इन्हें प्राप्त की थी प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा इन्हें प्राप्त की। डॉक्टरी शिष्य GN रामचंद्रन। प्रसिद्धि इसको क्या कहते? रामन इफेक्ट। उल्लेखनीय सम्मान, इनको क्या क्या अवार्ड मिले हुए? नाइट बैचलर का इनको अवार्ड मिला हुआ है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो अभी हमने पीछे बताया था 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। लेनिन शांति पुरस्कार भी वेंकट रमन सर को मिल चुका है। अब आगे थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट है जो आज की हेडलाइट है, हाईलाइट है। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक बालकृष्ण ने 2023 मॉकरेनी पुरस्कार जीता है। हाँ जी, जो कंप्यूटर वैज्ञानिक है बालकृष्ण, उन्होंने 2023 में जो मॉकरेनी पुरस्कार होता है वो जीता हुआ है। ये हमारे कंप्यूटर वैज्ञानिक बालकृष्ण जी हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को 2023 मॉकरेनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालकृष्ण मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर है। हरि बालकृष्ण ने 1993 में IIT मद्रास में कंप्यूटर विज्ञान में BTech के साथ स्नातक किया हुआ। IIT मद्रास में 1993 में IIT मद्रास में कंप्यूटर विज्ञान में BTech के साथ यानी कि ग्रेजुएट स्नातक किया है। और 1998 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से PhD प्राप्त की हुई है। और 1998 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की है। मकरेनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक शीर्ष सम्मान है। कंप्यूटर जो वैज्ञानिक होते हैं उसके लिए मकरेनी पुरस्कार एक शीर्ष सम्मान है, जिसे अमेरिका स्थित मकरेनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान, जो जिसे कौन देता है? अमेरिका में एक स्थित मकरेनी फाउंडेशन, उसके द्वारा इसको दिया जाता है। तो 2023 का किसको मिला है? भारत के श्री हरि बालकृष्ण को ये अवार्ड मिला हुआ है, मकरेनी पुरस्कार।
नेक्स्ट है एंडी मरे को हराकर कतार ओपन के विजेता बने डैनियल मेदवेदेव। हाँ जी, एंडी मरे को हराकर जो कतार ओपन के विजेता कौन बन गए? डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव ने कतार ओपन के फाइनल में एंडी मरे को हराकर सीधे सेटों से हराकर कतार ओपन टेनिस 2023 का टाइटल अपने नाम के, जो कतार ओपन टेनिस 2023 का टाइटल कौन जीत गया? डैनियल मेदवेदेव ने जीता। इसने फाइनल में किसको हराया है? एंडी मरे को सीधे सेटों से हराकर इन्होंने जो खिताब है वो अपने नाम किया हुआ है। ये मेदवेदेव का 17वां एटीपी टूर खिताब है। कौन है 17वां? मेदवेदेव का कौन सा है? 17वां एटीपी टूर खिताब था। मरे अक्टूबर 2019 के बाद से अभी तक कोई एटीपी टाइटल नहीं जीत पाया। जो एंडी मरे है वो 2019 के अक्टूबर के बाद अभी तक कोई भी टाइटल नहीं जीत पाए हैं। महिला वर्ग का एकल टाइटल पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने जीता है। जो महिला वर्ग की एकल टाइटल पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपना और मैथ्यू एबेडेन की जोड़ी ने जीता हुआ है। जो डबल होते हैं, यहाँ पे डबल्स होते हैं जो इसमें दो प्लेयर एक साथ खेलते हैं। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? रोहन बोपना और मैथ्यू एबेडेन की जोड़ी ने जीता हुआ है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा। मौजूदा यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, कौन सा? इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से, जो 55 महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था उनमें से 42वें स्थान पर रहा। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अनुसार भारत आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की राह पर है। अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की राह पर है इंडिया। इस इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। कौन से पहले स्थान पर? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद यूके और फ्रांस का स्थान है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया के 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें से भारत कौन से स्थान पर है? 42वें स्थान पर आया है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ये रिपोर्ट वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करती है। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने? 90% का प्रतिनिधित्व करती है। पीएम मोदी ने किया शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। हाँ जी, शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है और इसका पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया। कहाँ पे? कर्नाटक के ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया गया। साथ इन्होंने बेलगावी में विभिन्न विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी हुई है। कहाँ पे? बेलगावी में विभिन्न विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी है। ये कमल के आकार का हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये जो ये हवाई अड्डा है ये कमल के आकार का है। किसके आकार का है? कमल के। और इसमें टोटल पैसा यहाँ पे जो खर्च आया है वो 450 करोड़ रुपए आया था। इसकी यात्री क्षमता प्रति घंटे 300 यात्री को संभालने की, इसकी यात्री क्षमता कितनी है? प्रति घंटे 300 यात्री को संभालने की है। यह हवाई अड्डा 662.38 एकड़ में फैला हुआ है। यह हवाई अड्डा कितना? 662.38 एकड़ में फैला हुआ ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डा। इस एयरपोर्ट की मदद से मलनाइट क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होगा। इससे क्या होगा? जो शिवमोगा और अन्य जो पड़ोसी देशों की कनेक्टिविटी में और पहुंचने में यहाँ पे लोगों को सुधार होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।